नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज हम पर्यावरण की अगले वीडियो में बात करेंगे, यानी पोस्टमार्टम सीरीज आपको चल रहा है। आपको मालूम होगा कि ये पोस्टमार्टम सीरीज है और सहायक शिक्षक के अंतर्गत जो पर्यावरण की चीज़ें हैं जिसको कि बार बार बच्चे मिस कर जाते हैं या गलत कर जाते हैं या जिसमें उनका कंसेप्ट नहीं बन पाता, उन टॉपिक्स को हम कोशिश करेंगे उन टॉपिक को कि एक ही वीडियो में पूरी तरीके से कवर कर लिया जाए। उसी सिलसिले में ये पर्यावरण का अगला वीडियो है। पिछले वाले वीडियो में देखा था हमने पर्यावरण के विभिन्न प्रकार के घटक और उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी देखे थे। आज के वीडियो का टॉपिक है पर्यावरण के घटकों की अंतःक्रियाएं और ये टॉपिक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यानी यूनिट 1 का ही टॉपिक है पर्यावरण के घटकों की अंतःक्रियाएं। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि अंतःक्रियाएं क्या होती हैं। तो अंतःक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले क्रिया को समझना होगा, उसके बाद अंतःक्रिया को भी आप समझ सकते हैं। एक व्यक्ति है ए और दूसरा व्यक्ति है बी। ए ने बी को एक थप्पड़ रसीद कर दिया, यानी खींच के मारा एक थप्पड़। बी चुपचाप रहा, यानी ए को कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, अर्थात ए ने बी के ऊपर कुछ क्रिया किया लेकिन बी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। अब देखने की कोशिश करते हैं दूसरे क्रम में। एक मान लेते हैं पेड़ है, ध्यान से देखिएगा, एक पेड़ है और ये पेड़ के पेड़ के पास एक चलिए एक उदाहरण, दूसरे उदाहरण समझते हैं, छोड़ दीजिए इसको। एक घर है जिस घर में कुछ बच्चे हैं। घर के बच्चों ने निर्णय लिया कि हम एक बगीचा लगाएंगे या फिर कुछ पेड़ लगाएंगे। पेड़ लगाया, उन्होंने पेड़ को पानी, मतलब पेड़ तो पहले बीज लगाया, बीज से वो पौधा हुआ, पौधा से वो पेड़ हुआ। तो शुरू में पानी दिया, खाद दिया, ऐसे करते करते बच्चों ने क्या किया, उस पेड़ को, पौधे को बड़ा किया और पेड़ बनाया। जो पौधे को बड़ा करके पेड़ बनाने की प्रक्रिया में कई बार वो पेड़ के पास गए और पेड़ ने बदले में क्या दिया, पेड़ ने बदले में दिया ऑक्सीजन, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है लोगों को, वो ऑक्सीजन दिया। अर्थात बच्चों ने या फिर परिवार ने पौधे को उगाने में जो क्रिया किया उसके प्रतिक्रिया में भी पेड़ उनको कुछ दे रहा है। अर्थात एक घटक मान लीजिए ए है, एक घटक बी है और बी घटक जो है पेड़ है और ये घटक क्या है, परिवार। यानी एक परिवार का इस पेड़ के साथ जो संबंध है, यानी पेड़ का परिवार के साथ भी संबंध है, परिवार का पेड़ के साथ भी संबंध है। तो ऐसी व्यवस्था को क्या बोलेंगे, अंतःक्रिया। यानी एक दूसरे से क्रिया करना, एक का दूसरे से और दूसरे का पहले से क्रिया करना, इस पर्यावरण की भाषा में क्या कहलाएगा, अंतःक्रिया कहलाएगा। और इसी चीज को हमको समझना पड़ेगा कि विभिन्न प्रकार की अंतःक्रियाएं कैसी होती हैं। हमने ये चार्ट बार बार पढ़ा है और इस चार्ट को बार बार पढ़ने के दौरान हमने देखा कि पर्यावरण के विभिन्न घटक जो होते हैं उनको हमने दो भागों में मुख्य रूप से डिवाइड किया था। पहला भाग ये, दूसरा भाग ये, और पहले भाग को पुनः दो भागों में डिवाइड किया था, दूसरे भाग को भी पुनः दो भागों में डिवाइड किया था। और इससे संबंधित एक प्रश्न भी देख लिया था हमने कि पर्यावरण के विभिन्न घटक में निम्नलिखित में से कौन से घटक के अंतर्गत आएंगे। तो हमने देखा मानव निर्मित सामाजिक सांस्कृतिक घटक के अंतर्गत हमने पहले वीडियो में एक जो पोस्टमार्टम वीडियो आया था उसमें देखा था। आज के वीडियो में हमको देखना है क्या, पर्यावरण के अंतर्गत विभिन्न घटकों के बीच अंतःक्रियाएं कैसी होती हैं। अर्थात मान लेते हैं विभिन्न घटकों के बीच अंतःक्रिया होने का मतलब क्या है। जैसे इसमें मैंने पहले वीडियो में बताया था क्या, मनुष्य जो है वो मनुष्य क्या है, केंद्र में है। यानी हम जो पढ़ाई करते हैं मनुष्य के कल्याण को लेकर के ही इसमें पढ़ाई करते हैं। पर्यावरण में मनुष्य हमेशा केंद्र पर है, हमेशा मनुष्य केंद्र पर है और मनुष्य का विभिन्न घटकों के बीच जो क्रिया होगा या विभिन्न घटकों के बीच जो क्रिया होगा उसको
हम क्या बोलेंगे, पर्यावरण के अंतर्गत अंतःक्रिया बोलेंगे। जैसे मान लीजिए एक जंगल है, बहुत आसान से समझेंगे, फ्री है वीडियो, यूट्यूब में आप देख रहे होंगे तो फ्री का है तो बिल्कुल आसान से भी समझ लीजिएगा, ऐसा नहीं कि फ्री का है तो बेकार। इसी को पढ़ाने में कोर्स का फीस लगता है, जो कि फीस लेकर के कुछ लोग ज्वाइन भी किए हों। एक जंगल है, जंगल में कुछ शेर हैं, कुछ भालू हैं, कुछ हिरण हैं। तो शेर का जंगल के बीच कैसा संबंध है, शेर का जंगल के बीच, शेर और जंगल के बीच कैसा संबंध है, शेर को रहने के लिए जंगल आश्रय देता है और जंगल में शाकाहारी जीव बहुत ज्यादा न बढ़ जाए तो उनका शेर क्या करता है, भक्षण करता है, उनको खाता है। इससे क्या होता है, जंगल भी अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। उसी प्रकार से विभिन्न घटक आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करके एक दूसरे को पुष्ट करते हैं। जैसे कि मनुष्य जल के साथ क्रिया करेगा और जल मनुष्य के साथ क्रिया करेगा, यानी हो सकता है सजीव निर्जीव के साथ और निर्जीव सजीव के साथ करे। कभी कभी आपको ऐसा भी हो सकता है, कुछ अंतःक्रियाएं आपको ऐसी दिख सकती हैं जो कि सजीव सजीव के बीच हो या निर्जीव निर्जीव के बीच हो। तो ये अंतःक्रिया का मतलब एक दूसरे पर प्रभाव डाला, एक दूसरे के ऊपर क्रिया करना। जैसे वनस्पति का पशु के साथ और पशु का वनस्पति के साथ अंतःक्रिया, या फिर सूक्ष्म जीव का पशु या वनस्पति के साथ अंतःक्रिया। तो आपसे मुख्य रूप से इससे जो प्रश्न पूछेगा वो इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक एवं अजैविक घटक के बीच अंतःक्रिया है, या कौन सा जैविक और जैविक घटक के बीच अंतःक्रिया है। जैसे इसमें से पूछ दिया वनस्पति, ध्यान दीजिएगा यहीं से प्रश्न पूछेगा, मैं पहले भी बोल चुका हूं, जो मैं पढ़ाया हूं वहीं से प्रश्न पूछेगा, कहीं और से नहीं। जैसे वनस्पति का पशु के साथ अंतःक्रिया, किस प्रकार का अंतःक्रिया है, जैविक से जैविक या फिर सजीव से सजीव के बीच होने वाला अंतःक्रिया, या सजीव से निर्जीव के बीच होने वाला है अंतःक्रिया, या फिर पर इस भाषा में अगर पूछे, यानी इस चार्ट की भाषा में पूछे तो वनस्पति का पशु के साथ होने वाला अंतःक्रिया किसके बीच होने वाला अंतःक्रिया है, निर्जीव अजैविक घटक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच होने वाला अंतःक्रिया, सजीव घटक के साथ सामाजिक पर्यावरण जोड़ देगा या सजीव घटक के साथ मानव निर्मित पर्यावरण जोड़ देगा। तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आइए एक प्रश्न देखते हैं, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। प्रश्न को समझने के लिए ना आपको सबसे जरूरी चीज है कि प्रश्न को अगर आप समझें तो समझने के लिए सबसे जरूरी चीज आपके पास ये है कि आपको ये चार्ट, ये प्रकार याद होना चाहिए। तब आपको पता चलेगा कौन सा सजीव है, कौन सा निर्जीव है, या फिर कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आएगा, कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आएगा। तो ये चार्ट क्या है आपके लिए, ये चार्ट आपका रामबाण है, और इसके बिना आपका जो पर्यावरण के बीच की अंतःक्रिया हो, या पर्यावरण के मतलब घटकों, कितने प्रकार के घटक होते हैं ये हो, कुछ भी समझ पाना संभव नहीं है, या किसी भी प्रश्न का उत्तर पा पाना संभव नहीं है। आइए देखते हैं। देखिए, मैं जैसा प्रश्न पूछा था सीजी टेट 2019 में पूछा है, निर्जीव सजीव घटकों के बीच अंतःक्रियाओं का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। यानी आपको यह बताना है कि पहला पद जो होना चाहिए वो मतलब निर्जीव हो और सजीव हो, यानी एक में जान ना हो, एक में जान हो। तो सबसे पहली बात तो आपको निर्जीव चीजें देखनी होंगी कि इसमें से निर्जीव चीज कौन सी है। तो आप देखते हैं भू आकृतिक कारक, धरातल, मृदा, चट्टाने, पदार्थ, पानी, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, जलवायु संबंधी कारक, तापमान, उमस, वर्षा, ये क्या है, निर्जीव चीज है। उसी तरीके से सजीव में कौन होगा, मनुष्य होगा, पेड़ पौधे, पक्षी, ये सब चीज में जान है, वो सब सजीव चीज है। तो देखते हैं प्रश्न उत्तर देखते हैं।
पहला देखते हैं आहार श्रृंखला। और आहार श्रृंखला अभी पूरा पर्यावरण अगर आप मेरा पढ़े होते, पूरा क्लास अगर आपने किया होता तो फिर इसको मेरे को समझाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी समझा देता हूं। आहार श्रृंखला में होगा क्या, आहार श्रृंखला कहां से शुरू होता है, सबसे निम्न स्तर पे जाएंगे तो कुछ शाकाहारी जीव होंगे। वो शाकाहारी जीव क्या करेंगे, शाकाहारी जीव पत्तों को खाएंगे, पेड़ पौधों को खाएंगे, और इन शाकाहारी जीवों को कुछ मांसाहारी जीव खाएंगे, और इन मांसाहारी जीवों को फिर उच्च मांसाहारी जीव खाएंगे, और ऐसे श्रृंखला बढ़ता रहेगा। अर्थात इसमें हर स्थिति में आप देखते हैं कि अंतःक्रिया तो हो रही, इस शाकाहारी जीव का इस मांसाहारी जीव से अंतःक्रिया हो रहा है। यहाँ पे पेड़ है, पेड़ को ये जीव अगर खा रहा है, ये शाकाहारी जीव, तो इस पेड़ से शाकाहारी जीव के बीच अंतःक्रिया हो रहा है, यानी एक कनेक्शन, एक बॉन्ड तो बन रहा है। लेकिन प्रश्न पूछा है सजीव निर्जीव घटकों के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण होगा, तो क्या ये हो सकता है, पेड़ शाकाहारी जीव, तो पेड़ भी तो जीवित चीज है, हमने पढ़ा है ना कि वनस्पति किसमें आता है, वनस्पति आता है आपका शाकाहारी जीव में, सॉरी शाकाहारी जीव बोल रहा हूं, सजीव में। तो सजीव ये भी है सजीव, शाकाहारी जीव भी सजीव है, मांस खाने वाला भी उच्च मांसाहारी भी सजीव है, यानी इसमें कहीं पर निर्जीव का तो वर्णन ही नहीं है। तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, आपको एलिमिनेट करके दिखा दे रहा हूं, आपको ध्यान रहेगा। दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं खाद्य जाल। खाद्य जाल भी खाद्य श्रृंखला जैसा ही कुछ चीज है। इसमें क्या होता है, एक जीव को खाने वाले कई जीव हो सकते हैं, जैसे घास है तो इस घास को मिटा के बना देता हूं, घास है तो इस घास को कोई कीट भी खा सकता है, कोई हिरण भी खा सकता है, या फिर कोई गाय भी खा सकता है। फिर मान लीजिए यहाँ शेर है तो शेर क्या खाएगा, हिरण भी खा सकता है, गाय को भी खा सकता है, कीट को मेंढक भी खा सकता है, सांप भी खा सकता है। ऐसे करके एक जालनुमा संरचना हो जाता है। लेकिन इसकी भी शुरुआत कहां से होती है, किसी न किसी वनस्पति से होती है, किसी पेड़ पौधे से होती है। तो यहां पर भी एक चीज आपको देखने में मिलेगा कि यहाँ पे भी केवल और केवल सजीव चीजें हैं, निर्जीव चीज कोई है ही नहीं। चलिए तीसरा नंबर पॉइंट देखते हैं शिकार की क्रिया। तो शिकार की क्रिया का मतलब वो नहीं तीर और धनुष वाला, शिकार की क्रिया मतलब जो जंगली जीव है वो अपने भोजन के लिए जो शिकार करते हैं, जैसे शेर करता है हिरण का शिकार, बकरी का शिकार, गाय का शिकार, और कभी कभी इंसान का शिकार। तो शिकार की क्रिया के अंतर्गत क्या होगा, वो क्रिया है जो भोजन करने के लिए उपयोग में लाई जाएंगी जानवरों द्वारा, उसको शिकार की क्रिया। अब एक आखिरी ऑप्शन बच गया है जल चक्र, और इसको समझना बहुत जरूरी है कि जल का चक्रण आगे आने वाले वीडियो में आपको शायद, ये तो पेड क्लास नहीं है, फ्री क्लास है, तो फ्री क्लास में तो उतनी सारी चीजें आपको शायद ना मिले, लेकिन जो लोग पेड क्लास लिए होंगे वो बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। जो लोग पेड क्लास लिए हैं वो केवल और केवल रिवीजन के तौर पर इसको देखेंगे, कुछ भी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, केवल रिवीजन के तौर पर। आखिरी ऑप्शन देख रहे हैं, आखिरी ऑप्शन ये है कि जल चक्र आखिरी ऑप्शन है। अगर जल चक्र आखिरी ऑप्शन है तो क्या इसको समझने की जरूरत है, जल किस में आता है, जल आता है निर्जीव में आएगा, जल आएगा ना, निर्जीव चीजों में जल आएगा। क्या निर्जीव चीज से ये सजीव के पास जाता है या सजीव से निर्जीव के रूप में परिवर्तित होता है, तो देख लेते हैं। मैं गया कुएं से पानी निकाला और एक गिलास जल पी लिया। अभी ये जल जब कुएं में था तब क्या था, निर्जीव था, निर्जीव था, और ये मेरे शरीर में आ चुका है, यानी ये जीवन में प्रवेश कर चुका है, यानी जीवित चीज में आ चुका है। फिर से जब मेरे शरीर से पसीने के रूप में जल वाष्पित होकर उड़ जाएगा या फिर मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरे शरीर का पूरा जल निकल जाएगा, तब फिर से क्या हो जाएगा, ये निर्जीव हो जाएगा। अर्थात यही सही उत्तर मिल गया है हमको कि निर्जीव से निर्जीव के बीच और निर्जीव से सजीव के बीच क्रिया का उदाहरण कौन सा होगा, तो यही जल चक्र मुख्य रूप से इसका उदाहरण होगा। अच्छा, जो लोग सहायक शिक्षक के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे
जो लोग सहायक शिक्षक के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको तो मालूम होगा क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। लेकिन मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि इसको सहायक शिक्षक में 20 अगर प्रश्न पूछेगा पर्यावरण का, तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो 18 से 19 प्रश्न आप सही करने की स्थिति में होंगे। कम से कम हो सकता है कि आप 20 के 20 प्रश्न भी सही करने की स्थिति में हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो लोग भी पेड कोर्स लिए हैं वो बिल्कुल पढ़ेंगे ध्यान से, मन से, और जो लोग नहीं लिए हैं वो लोग भी ध्यान से, मन से पढ़ें। कहीं भी पढ़ रहे हों लेकिन एक रिवीजन के तौर पर देखते चले। अगर जहां पे आप पढ़ रहे हैं वहां पे अगर ठीक ठाक तरीके से पढ़ाई नहीं हो रही है, ठीक तरीके से पढ़ाई नहीं हो रही है, तो फिर आप अपनी तैयारी को ठीक रखें। जो लोग यहाँ से कोर्स नहीं लिए हैं उनको मैं बोलूंगा कि आप अपनी तैयारी को ठीक रखें, क्योंकि एक चीज में बहुत साफ साफ तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि कोचिंग वालों ने फीस ले लिया, कोचिंग वालों ने फीस ले लिया और आपको लग रहा है कि वो अच्छा नहीं पढ़ा रहे। कोचिंग वाले अपना जस्टिफाई करते जा रहे हैं कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको हमेशा लग रहा है कि वो अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। तो आपने केवल कोचिंग कर लिया, यहां तक आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। आपकी जिम्मेदारी तब खत्म हो गई जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो केवल ऐसा आप भविष्य में 4 साल बाद, 3 साल बाद अपने आप को ये जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि मैंने कोचिंग तो किया था, सिलेक्शन ही नहीं हुआ तो मैं क्या करूं। वो जस्टिफिकेशन आपका काम नहीं आएगा। आपका जस्टिफिकेशन होना ही नहीं चाहिए, जस्टिफिकेशन का कोई नौबत ना आए, ऐसी स्थिति हो, ऐसा व्यवस्था हो। तो उसके लिए अगर आपको लगता है कि किसी कोचिंग को आपने ज्वाइन किया है, चलिए जैसा भी हो, सस्ता महंगा करके जैसे भी ज्वाइन कर लिया हो, लेकिन वहां पे पढ़ाई का स्तर जो है वो स्तर ठीक नहीं है, तो आपको इस लेवल का, जिस लेवल का मैं बोल रहा हूं उस लेवल को फिर से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका उद्देश्य फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए। आपका उद्देश्य ये नहीं कि मैंने कोचिंग कर लिया और आपका उद्देश्य पूरा हो गया, ये कभी नहीं हो सकता। आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य है सहायक शिक्षक में फाइनल सिलेक्शन। और चूंकि अभी वैकेंसी थोड़ा स्लो आएगा या फिर थोड़ा टाइम लगेगा, तो इस समय में आप पूरी तरीके से 3 बार 4 बार रिवाइज कर सकते हैं। और जो लोग भी कोर्स लिए हैं उनको मैं 18 क्वेश्चन की गारंटी दे चुका हूं, और उस 18 क्वेश्चन की गारंटी में 18 क्वेश्चन मतलब 18 क्वेश्चन ही है कि पर्यावरण का जो क्लास आप पढ़ रहे हैं उसमें 18 के 18 क्वेश्चन आपके आएंगे। मतलब 20 में 20 प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो 18 प्रश्न आपका पूछा जाएगा। इसी कोर्स से, जो इस कोर्स से नहीं, ये जो पोस्टमार्टम पढ़ा रहा हूँ इससे नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ कोर्स में जो पढ़ा रहा हूँ उससे, कि पोस्टमार्टम तो छोटा छोटा टॉपिक ही चलता रहता है। कुछ लोग जो बाहर के बच्चे हैं जो कि यहाँ पे हमको नहीं जानते हैं और वो ठीक तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनके लिए छोटा छोटा, बहुत ज़्यादा हम फ्री में नहीं कर सकते, जो फ्री में कर पा रहे हैं उतना करते हैं। बाकी जो पेड कोर्स है उसकी बात अलग है। बाकी ध्यान से पढ़िए, मन से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन दोबारा तिबारा अच्छे से पढ़िए। जो लोग कोर्स लिए हैं उनको मैं फिर एक बार कहूँगा, याद दिलाता हूँ हर वीडियो में, हर बार कि 3 से 4 बार पढ़ना, और ये चीज़ एकदम याद रखना, मेरे को बता देना कि अगर नहीं आया क्वेश्चन तो आएगा वहीं से। नमस्कार, जय हिंद।